नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आज बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स के बारे में। पावर सिस्टम में यूज पावर के साथ जब सर्किट ब्रेकर मेक या ब्रेक करता है तो जो आर्क होता है उसका सक्सेसफुल सेफ इंटरप्शन बहुत जरूरी है। सर्किट में करंट के साथ बनने वाले थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस को सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स किस तरह से सहती है उसे समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने सर्किट ब्रेकर की पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये एक तरह का मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है जो हमारे सर्किट की करंट को जोड़ने, मेकिंग, लगातार वहन करने, कैरी और जरूरत पड़ने पर उसे तोड़ने, इंटरप्ट करने का काम करता है ताकि हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में कंट्रोल और प्रोटेक्शन मैनेज किया जा सके। हमारा मॉडर्न पावर सिस्टम बहुत ज्यादा करंट्स और वोल्टेजेस के साथ यूज पावर पे काम करता है और ऐसी स्थिति में जब सर्किट ब्रेकर के फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान पास या दूर जाते हैं तो उनके बीच में एक बहुत खतरनाक हाई आर्किंग पैदा हो जाती है जिसमें प्लाज्मा की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन और आयंस करंट कैरी करते हैं और बहुत ज्यादा हीट और मैकेनिकल फोर्सेस पैदा करते हैं। हमारे सर्किट ब्रेकर को वो हीट भी डेसिपेट करनी है, आर्क को क्विंच करना है और एक्सप्लोजिव जो मैकेनिकल फोर्सेज होते हैं उसमें अपने स्ट्रक्चर को भी सेफ मैनेज करना है। एक सर्किट ब्रेकर में सेफ और रिलायबल आर्क का इंटरप्शन और क्विंचिंग जब उसे ओपन या क्लोज किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा समझते हैं कि इससे रिलेटेड सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में किन कंडीशंस में अपना काम परफॉर्म करता है, क्या ड्यूटीज निभाता है, उसके आधार पर उसकी रेटिंग्स का चयन किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर जो नॉर्मल करंट को कैरी, ब्रेक और मेक करने के अलावा फॉल्ट कंडीशंस पे भी काम करता है और फॉल्ट में जब शॉर्ट सर्किट करंट बहुत अधिक हो जाते हैं तो एक सर्किट ब्रेकर को तीन मुख्य काम करने हैं। जब हम किसी फॉल्टी पावर सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा सर्किट ब्रेकर उसे ब्रेक करने में कैपेबल होना चाहिए और सर्किट ब्रेकर की वो कैपेसिटी जो किसी फॉल्ट की कंडीशंस में सर्किट को इंटरप्ट या ब्रेक करने के समय होनी चाहिए उसे हम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं सर्किट ब्रेकर की। हमारे सर्किट ब्रेकर को सर्किट को उस समय भी जोड़ना हो सकता है जिस समय सर्किट में एक कोई फॉल्ट की कंडीशंस हो सकती है और शुरुआती स्थितियों में सर्किट में इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टिव एलिमेंट्स की प्रेजेंस से असिमेट्रिकल करंट वेव्स बन सकती हैं और हमारे एसी करंट्स के साथ साथ डीसी कंपोनेंट भी असिमेट्रिकल कंडीशंस में करंट के मैग्नीट्यूड को ज्यादा कर सकते हैं। तो एक सर्किट को फॉल्ट के समय जब हम मेक करते हैं तो सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा चाहिए, उसे भी हमें समझना है। कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऐसे फॉल्ट करंट को कैरी कर रहा है जिसे उसे खुद को या किसी दूसरे ब्रेकर ने क्लियर करना है और वो फॉल्ट करंट हमारे सर्किट ब्रेकर में थोड़े समय के लिए लगातार मैकेनिकल स्ट्रेसेस बना सकता है। तो उस कैपेसिटी को हम सर्किट ब्रेकर की शॉर्ट टाइम करंट कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अलावा हम सर्किट ब्रेकर के रेटिंग्स में उसमें कितने पोल हैं, क्या वो सिंगल पोल है या 3 पोल है, वो किस वोल्टेज सप्लाई के लिए बना हुआ है, कितना नॉर्मल रेटेड करंट वो लगातार कैरी कर सकता है, किस फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट हो रहा है और उसकी ऑपरेटिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग की जो साइक्लिक वेरिएशंस है और 2 साइकिल के बीच में क्या टाइम डिले है उसके आधार पे उसकी ऑपरेटिंग साइकिल हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेटिंग्स हैं, सभी के बारे में आज की इस छोटी सी वीडियो में तेजी से समझ लेते हैं। हमने हमारे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में ऑपरेशन की वोल्टेज को स्टैंडर्डाइज कर लिया है। वो फेज टू फेज या लाइन वोल्टेज के रूप में 3 फेज सिस्टम में नॉमिनल 11 kV, 33 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV और 765 kV हो सकती है। ऑपरेशन के दौरान हमारे सिस्टम की वोल्टेजेस अपनी नॉमिनल वोल्टेज से कम या ज्यादा हो सकती है। तो एक सर्किट ब्रेकर की जो रेटेड वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज है आरएमएस के रूप में, हाईएस्ट, जो उसके ऑपरेशन के दौरान वो सहन कर सकता है। अगर हमारे पावर सिस्टम की नॉमिनल वोल्टेज 220 kV या उससे नीचे है या स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहें कि 400 kV से नीचे है तो नॉमिनल वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज है वो 10% ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात एक 220 kV सिस्टम में हमारा सर्किट ब्रेकर 242 kV वोल्टेज भी सहन कर सके। 400 kV या उससे ऊपर के सिस्टम में हम इस वेरिएशन लिमिट को सिर्फ 5% रखते हैं। जब हमारे
हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी लाइटनिंग से या स्विचिंग इंपल्स से जो हाई वोल्टेज का ट्रांजिएंट आता है वो सर्किट ब्रेकर के ओपन कॉन्टैक्ट में ब्रेकिंग ना कर सके। और हमारे सर्किट ब्रेकर हैं वो ऐसे डिजाइन किए जा सकते हैं कि वो उस पीक इंपल्स वोल्टेज को कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए सहन कर सकें। आमतौर पे ये जो सर्किट ब्रेकर की इंपल्स वोल्टेज रेटिंग्स है उसका निर्धारण सिस्टम में जो इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के लिए हमने सर्ज सप्रेसर या लाइटनिंग अरेस्टर लगाए होते हैं उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है। एक सर्किट ब्रेकर का रेटेड करंट वो नॉर्मल आरएमएस वैल्यू है करंट की जो सर्किट ब्रेकर लगातार कैरी कर सकता है रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की कंडीशंस में। और इस दौरान सर्किट ब्रेकर के अंदर टेम्परेचर राइज विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स रहना चाहिए। जो हमारे स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर्स की रेटेड करंट्स हो सकती हैं वो कम वैल्यूज में 400 एम्पियर या 630 एम्पियर या 800 एम्पियर हो सकती है। मीडियम रेंज में ये 1250 एम्पियर, 1600 एम्पियर, 2000 एम्पियर, 2500 एम्पियर, 3.5 किलो एम्पियर, 4 किलो एम्पियर, 5 किलो एम्पियर या 6.3 किलो एम्पियर हो सकती है। इससे ज्यादा करंट कैपेसिटी के जो सर्किट ब्रेकर हैं वो स्पेसिफिक डिजाइन के अनुसार बनाए जाते हैं। हमारे सर्किट ब्रेकर की जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वो पावर सिस्टम की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है और हमारे हिंदुस्तान में ये 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% हो सकती है। एक सर्किट ब्रेकर की सबसे महत्वपूर्ण रेटिंग उसकी शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी है। ये वह हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट आरएमएस करंट हो सकता है जो सर्किट ब्रेकर ब्रेक कर सकता है स्पेसिफाइड पावर फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज की कंडीशन पे जो रिकवरी वोल्टेज और ट्रांजिएंट वोल्टेज बनती है उन स्थितियों में। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब सर्किट ब्रेकर किसी करंट को ब्रेक कर रहा है तो उस ब्रेकिंग आर्क में न केवल टेम्परेचर राइज और थर्मल हीट एनर्जी की स्ट्रेसेस है, करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन से बहुत मजबूत मैकेनिकल फोर्सेस की स्ट्रेस भी सर्किट ब्रेकर पे आती है। आमतौर पे एक सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की कंसीडरेशन से डिसाइड होती है। अक्सर सर्किट ब्रेकर को पावर सिस्टम में जहां लगाना होता है वहां हम पहले फॉल्ट लेवल की कैलकुलेशंस करते हैं और फॉल्ट लेवल की कैलकुलेशन के आधार पे हम सर्किट ब्रेकर की क्या ब्रेकिंग कैपेसिटीज हमें चाहिएगी उसे डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर की डिजाइन की जाती है। टिपिकल स्टैंडर्ड ब्रेकिंग करंट 6.3 किलो एम्पियर, 8 किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर, 12.5 किलो एम्पियर, 16 किलो एम्पियर, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100 किलो एम्पियर हो सकती है। स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर हमारी ब्रेकिंग करंट इससे भी ज्यादा हो रही है तो स्पेशल डिजाइन के सर्किट ब्रेकर बनाने होंगे या फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए हमें सर्किट में सीरीज इंडक्टर्स लगाने होंगे। एक पुरानी प्रैक्टिस थी कि सर्किट ब्रेकर के जो ब्रेकिंग करंट है उसको रेटेड लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी को पावर में एमवीए में पढ़ा जावे। ये किलो एम्पियर और ये किलो वोल्ट मिलकर एक मेगा वीए बन जाएगा। और सर्किट ब्रेकर की जो टिपिकल कैपेसिटीज हैं वो पुराने जमाने में ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम एमवीए या पावर में पढ़ते थे। एक सर्किट ब्रेकर जब सर्किट को ब्रेक करता है तो करंट में सिमेट्रिकल एसी आरएमएस करंट भी हो सकता है। कई बार हमारी फॉल्ट जब असिमेट्रिकल होती है तो उसमें डीसी ऑफसेट्स करंट्स भी आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी जो ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी है वो असिमेट्रिकल फॉर्म में जब हम लेते हैं तो वो सिमेट्रिकल से लगभग 1.6 टाइम्स ज्यादा लेते हैं जैसे कि अमेरिकन प्रैक्टिस है। परीक्षाओं की दृष्टि से या छोटे प्रश्नों के लिहाज से जो परीक्षा उपयोगी रेटिंग है वो शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट कैपेसिटी है। हमारे सर्किट को कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसे उस समय क्लोज होना है जिस समय सिस्टम में फॉल्ट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में सर्किट फॉल्ट की करंट्स के साथ साथ जो असिमेट्रिकल डीसी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें भी मेक करते समय कैरी करता है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल फोर्सेस ऐसे क्लोजर के दौरान सर्किट ब्रेकर में जनरेट होते हैं। और हमें पता है कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है वो उनके करंट के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और पीक फोर्सेस पीक वैल्यूज ऑफ मेकिंग करंट के हिसाब से बनेगा। हमारा ब्रेकिंग करंट आरएमएस वैल्यूज में पढ़ा जाता है और मेकिंग करंट पीक वैल्यूज के हिसाब से पढ़ा जाता है। और असिमेट्रिकल मेकिंग कंडीशंस होना आम है तो डीसी ऑफसेट के कारण
कारण ये जो मेकिंग करंट है वो रफली 1.6 टाइम्स और बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आरएमएस से पीक का कन्वर्जन 1.414 और ये डीसी ऑफसेट का कन्वर्जन 1.6 दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पाते हैं कि एक सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी है वो उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा हो जाती है। सर्किट ब्रेकर की एक महत्वपूर्ण रेटिंग शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग है। हमारे पावर सिस्टम में जब फॉल्ट अकर होती है तो वो तत्काल सर्किट ब्रेकर से क्लियर या करंट का इंटरप्शन या फॉल्टी और हेल्दी पार्ट का सेपरेशन नहीं होता है। फॉल्ट के अकर होने और उसके क्लियर होने में कुछ जानबूझकर इंटेंशनल या कुछ हमारी व्यवस्थागत सिस्टमेटिक टाइम डिले हमने छोड़ा हुआ है। ये डिले प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम के सेंस करने के बाद ऑपरेशन करने का समय है जिसमें वो ब्रेकर के ट्रिप मैकेनिज्म को शुरू करते हैं। हमारे ब्रेकर में भी कुछ समय ब्रेकर मैकेनिज्म को अपना ऑपरेशन शुरू करके और आर्क को क्विंच करने में लगेगा। कई बार हम हमारे पावर सिस्टम में कुछ टाइम डिले इंपोज करते हैं रिले सिस्टम में ताकि हमारे पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। एक ऐसी ऑकवर्ड स्थिति भी हो सकती है कि एक फर्स्ट स्टेज का सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर करने में किसी भी कारण से, हालांकि हम बहुत रिलायबल सिस्टम्स डिजाइन करते हैं पर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के फेलर से अगर कोई सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर करने में विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में फॉल्ट क्लियरिंग टाइम और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि ये सारे डिले या सेकेंड स्टेज का प्रोटेक्शन भी 3 सेकेंड के ड्यूरेशन में फॉल्ट होने के काम कर जाता है। तो हमें अधिकतम 3 सेकेंड तक ऐसे फॉल्ट करंट को, जिसे हम आरएमएस वैल्यू में डिफाइन करते हैं, बिना सर्किट ब्रेकर खुद को डैमेज किए, चाहे वो थर्मल स्ट्रेसेस हो सकते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेसेस होती है, सर्किट ब्रेकर को कैरी करना होता है। आमतौर पे हम स्टैंडर्ड रेटिंग्स में सर्किट ब्रेकर के इस तरह के शॉर्ट टाइम करंट को किलो एम्पियर में डिफाइन करते हैं और ये 1 सेकेंड ड्यूरेशन में रेटिंग्स ज्यादा होती है और 4 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए थोड़ी कम होती है, पर हम इन्हें 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के ड्यूरेशन के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्पेसिफाइड करते हैं। हमारे सर्किट ब्रेकर की ऑपरेटिंग सीक्वेंस या ड्यूटी साइकिल्स 2 तरह की होती है। कुछ स्पेशल डिजाइंड सर्किट ब्रेकर होते हैं जिनमें हम ऑटोमेटिक रीक्लोजिंग ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे इन्हें हमारे पावर सिस्टम में हाई पावर की जो टाई लाइंस होती हैं जो 2 नेटवर्क्स को पावर एक्सचेंज करती हैं फास्ट और अधिक अमाउंट में और स्टेबिलिटी कंसीडरेशंस के लिए डिजाइन होती हैं, उनमें जो हम सर्किट ब्रेकर लगाते हैं उनमें ऑटो रिक्लोजिंग फैसिलिटी होती है और इसका कारण यह है कि हमारे पास 80% जो सिस्टम में फॉल्ट्स होती हैं वो सेल्फ क्लियरिंग टाइप होती है और फॉल्ट होने के बाद फॉल्ट खुद को क्लियर कर लेती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रिप मैकेनिज्म से सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के लिए या ब्रेक करने के लिए ट्रिपिंग सिग्नल आया है तो सर्किट ब्रेकर अपने डेड टाइम के हिसाब से, जो उसके ऑपरेशन का समय है जो रफली 0.3 सेकेंड हो सकता है, हमारी 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई की 15 साइकिल्स के बराबर, और हम कल्पना करते हैं कि इन 15 साइकिल्स के अंदर कोई इस तरह की ट्रांजिएंट फॉल्ट आई है तो वो अपने आप सेल्फ क्लियर हो जाएगी और हम सर्किट ब्रेकर को दोबारा उसके डेड टाइम के बाद क्लोज कर देते हैं, अर्थात ओपनिंग का जो आर्क हुआ है उसी कंडीशन पे हमने सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया है। अगर फॉल्ट परसिस्ट करती है तो हमारा ट्रिप मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर को दोबारा ओपन कर देगा और ये ड्यूटी साइकिल रहेगी। हमने फॉल्ट आने के नोटिस के बावजूद भी सर्किट ब्रेकर को बिना ज्यादा ध्यान दिए हुए दोबारा इसलिए क्लोज किया है ताकि पावर सिस्टम में ऐसी फॉल्ट कंडीशंस में जब पावर का फ्लो डिस्टर्ब होता है तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स ना आवे। जो दूसरे सामान्य सर्किट ब्रेकर हैं जिन्हें हमें पावर सिस्टम की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बनाने की जिम्मेदारियां नहीं निभानी है, उनमें भी हम एक से अधिक बार क्लोज ओपनिंग ऑपरेशंस सीक्वेंस में करने की जरूरत हो सकती है। एक जनरल स्टैंडर्ड सर्किट ब्रेकर की जो ऑपरेटिंग सीक्वेंस है वो इस तरह से डिफाइन की जा सकती है। अगर एक सर्किट ब्रेकर में ट्रिपिंग मैसेज आया है तो वो अपने आप ओपन हो जाएगा, उसके बाद हम अपने सर्किट में रिक्लेम होने के कोई तरह की फॉल्ट है या सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई आर्किंग आई है उसके सेफ हेल्दी क्विंच होने और ऑपरेटिंग कंडीशंस के नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए हेल्दी होने और उसी दौरान हमारे इंटरनल ब्रेकिंग मैकेनिज्म
को भी रिक्लेम करने के लिए 3 मिनट का समय लेते हैं। उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को एक बार फिर क्लोज कर देते हैं। अगर फॉल्ट परसिस्ट करती है तो वो दोबारा ट्रिपिंग सिग्नल से ओपन हो जाएगा और हम एक बार फिर 3 मिनट के रिक्लेम टाइम इंटरवल को जाने के बाद अगले सक्सेसिव ऑपरेशन के लिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को फिर क्लोज कर देंगे। अगर फॉल्ट क्लियर हो गई है तो हमारा सर्किट ब्रेकर कंटिन्यूअस करंट को कैरी करता रहेगा और पावर सिस्टम हेल्दी कंडीशंस में काम करता रहेगा। लेकिन अगर फॉल्ट एग्जिस्ट कर रही है तो सर्किट ब्रेकर एक बार फिर ट्रिप हो जाएगा और अब हम इसे दोबारा क्लोज नहीं करेंगे जब तक कि हमें फॉल्ट क्लियरिंग की कंफर्म इंफॉर्मेशन ना मिले। तो हमने देखा कि हमारे जो सर्किट ब्रेकर है वो स्टैंडर्ड एक बार ट्रिप होने के बाद 2 बार कम से कम क्लोज करने की फैसिलिटीज अपने इंटरनल मैकेनिज्म की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में रखते हैं। हमें लगता है कि आज की छोटी सी वीडियो से आप सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम करंट कैपेसिटी और ऑपरेटिंग साइकिल सभी बातों को ठीक से समझ गए होंगे। हमारी अगली वीडियो में हम सर्किट ब्रेकर के जो डिफरेंट आर्क क्विंचिंग मीडियम है उसके हिसाब से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में समझेंगे। आप अच्छा पढ़ें, परीक्षा उपयोगी समझ से तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।